गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे कंपनीय स्पेक्ट्रा पर अनावर्त के प्रभाव के बारे में। और कंपनीय स्पेक्ट्रा का जो अनावर्त प्रभाव था उसके अंतर्गत हमने लास्ट जो इक्वेशन यहाँ से सॉल्व किया था वो क्या प्राप्त किया था, AV बार इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ था V प्लस 1/2 ओमेगा बार OSE। अंदर कोष्टक में यहाँ पे हमें मान प्राप्त हुआ था 1 माइनस V प्लस 1/2 डॉट A, और बाहर यहाँ पे था सेमी इनवर्स। तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन प्राप्त कर लिया था एप्सिलॉन V बार इक्वल टू V प्लस 1/2 ओमेगा बार OSC कोष्टक 1 माइनस V प्लस 1/2 A और सेमी इनवर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा सिलेक्शन रूल फॉर अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इसको हिंदी में हम यहाँ से क्या कहेंगे, अनावर्त दोलक के लिए चयन नियम। अनावर्त दोलक के लिए चयन नियम। तो देखिए, अनावर्त जो दोलक है उसके लिए चयन नियम के लिए यहाँ पे जो संक्रमण संभव होंगे, आवर्त दोलक हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए कौन कौन से संक्रमण यहाँ पे संपन्न होते हैं, तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा V का जो मान है वो इक्वल होता है ±1 ±2, इसी प्रकार +-3 +-4 +-5 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले जो अनावर्त दोलक के लिए चयन नियम की हम बात करते हैं, तो उस दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है, आवर्त जो दोलक होता है, उसके लिए कौन कौन से संक्रमण संभव होते हैं। तो डेल्टा V इक्वल टू +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। इसमें V के मान में देखिए एक से अधिक संक्रमण संभव हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के संक्रमण संपन्न होते हैं। कितने प्रकार के संक्रमण यहाँ पे संपन्न होते हैं? 3 प्रकार के संक्रमण यहाँ पे संपन्न होते हैं। यदि ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से किस में हो रहा है, V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू 1 में हो रहा है। यदि ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांजिशन संपन्न हो रहा है ये रूम टेम्परेचर पर संपन्न हो रहा है। यदि ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 के मध्य में संपन्न होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रांजिशन है वो कमरे के ताप पर यहाँ पे संपन्न हो रहा है, और जिसकी इंटेंसिटी का जो मान है वो अधिक हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और यहाँ से जो बैंड हमें प्राप्त होगा वो मूल बैंड हमें यहाँ से प्राप्त होता है।
तो इस दौरान यहाँ पे हमें कौन सा बैंड प्राप्त होता है, मूल बैंड हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और मूल जो बैंड है इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा जो ट्रांजिशन होता है इसमें वो v=0 से v=2 में यहाँ पे संपन्न होता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन यहाँ पे हो गया v=0 से v=1, इसकी इंटेंसिटी का मान अधिक होता है, इसको हम फंडामेंटल बैंड अर्थात मूल बैंड के नाम से जानते हैं। नंबर 2 जो ट्रांजिशन होता है इसमें वो कौन सा होता है, v=02 हम मान लेते हैं कौन सा हो रहा है, v=2 में यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो इस दौरान इस ट्रांजिशन में इंटेंसिटी का जो मान है, तीव्रता का जो मान है वो कम होता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट आवर टोन के नाम से जानते हैं। कौन सा आवर टोन कहते हैं इसको हम, फर्स्ट आवर टोन। फर्स्ट आवर टोन के नाम से इसको जाना जाता है और इसकी इंटेंसिटी का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। नंबर 3 यदि मैं ट्रांजिशन की बात करूं, v=02 v= यदि थर्ड में हो रहा है, ट्रांजिशन v=0 से कहाँ हो रहा है, v=थर्ड में हो रहा है, तो इस संक्रमण की तीव्रता और भी यहाँ पे कम हो जाती है और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम द्वितीय आवर्तोन के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेकंड आवर्तोन। सेकंड आवर्तोन या द्वितीय आवर्तोन के नाम से जानते हैं और इसके इंटेंसिटी का जो मान है वो फर्स्ट आवर्तोन एंड मूल बैंड या फंडामेंटल जो बैंड होता है उन दोनों से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा V = ±1, डेल्टा 1 = ±1 हो तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कौन सा बैंड होगा, फंडामेंटल। फंडामेंटल बैंड होगा और यहाँ से जो डेल्टा V का जो डिफरेंस होगा वो 0 से कहाँ होगा, 1 में होगा। दूसरा यहाँ पे हम कह रहे थे कि डेल्टा V जो है, डेल्टा V का मान क्या है, ±2 हो तो यहाँ को इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आवर्तोन। फर्स्ट आवर्तोन के नाम से इसको जानते हैं और यहाँ से 0 to क्या हो गया, 2। थर्ड यदि हम बात करें यहाँ पे डेल्टा V का जो मान है वो क्या होता है, ±3 होता है, तो ये कौन सा आवर्तोन यहाँ पे कहलाएगा, इसको हम कहते हैं सेकंड आवर्तोन। कौन सा आवर्तोन, सेकंड आवर्तोन कहते हैं और इसमें जो ट्रांजिशन है वो 0 से किस में होता है, 3 में यहाँ पे संपन्न होता है। अब ये जो तीनों यहाँ पे ट्रांजिशन संपन्न हो रहे हैं इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो डायग्राम था ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। इस प्रकार से ये v=0 हो गया, v=1 हो गया, v=2 हो गया एंड v=3 हो गया। तो यहाँ से देखिए v=0, v=1, v=2 एंड v=3। अब यहाँ से हम ट्रांजिशन शो करते हैं
मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। वे इक्वल टू 0 से 1, वे इक्वल टू 0 से 2 एंड वी इक्वल टू 0 से वी इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न होते हैं। अब यहाँ से वी इक्वल टू 0 से वी इक्वल टू 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? मैंने बताया इसको हम मूल बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहते हैं? मूल बैंड के नाम से जानते हैं। और मूल बैंड जो होता है इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल बैंड। इसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल बैंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन वी इक्वल टू 0 से वी इक्वल टू सेकंड में हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आवर टोन के नाम से जानते हैं। और ट्रांजिशन जो वी इक्वल टू 0 से वी इक्वल टू 3 में संपन्न हो रहा है इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड आवर टोन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार जो ये ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं इसको हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए यहाँ पे अनावर्त का जो प्रभाव है इसके चयन नियमों में हम क्या बता सकते हैं कि कमरे का जो तापमान होता है, रूम जो टेम्परेचर होता है, उस पर अधिकतम जो अणु हैं वो निम्नतम कंपन क्वांटम संख्या वे इक्वल टू 0 स्तर में रहते हैं। कमरे के ताप पर रूम जो टेम्परेचर होता है, क्या लिख सकते हैं यहाँ से? रूम टेम्परेचर पर जो अधिकतम अणु हैं वो निम्नतम क्वांटम संख्या और कहाँ पे रहते हैं ये? वे इक्वल टू 0 में यहाँ पे रहते हैं, अणु जो रहते हैं। इसलिए अधिकांश जो कंपनी संक्रमण हैं वो वे इक्वल टू 0 से ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ से रूम टेम्परेचर पर ये अणु रहते हैं, अधिकांश जो अणु होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए ये निम्नतम क्वांटम संख्या वी इक्वल टू 0 में यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब अणु अधिक ताप पर रहता है, रूम टेम्परेचर पर ना रहकर कौन से टेम्परेचर पर रहता है? अधिक ताप पर रहता है, तो इस स्थिति में इनका जो संक्रमण है वो वी इक्वल टू 0 से वी इक्वल टू 2 या वी इक्वल टू 3, 4 में हो जाता है। इस संक्रमण से जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती हैं उन्हें हॉट बैंड कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अनावर्त के प्रभाव के आधार पर चयन नियमों की व्याख्या कीजिए। या आपसे यहाँ से प्रश्न कर सकता है, हॉट बैंड को अनावर्त प्रभाव के चयन नियमों की सहायता से समझाइए। या आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, हॉट बैंड से आप क्या समझते हो, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको यही बताना है कि अधिकांश जो अणु होते हैं वो रूम जो टेम्परेचर होता है उस पर वी इक्वल टू 0 क्वांटम संख्या में रहते हैं। इसलिए अधिकांश कंपनी जो संक्रमण होते हैं वो वी इक्वल टू 0 से प्रारंभ होते हैं। लेकिन जब अणु का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो इस स्थिति में इनका जो संक्रमण है वो वी इक्वल टू 1 से वी इक्वल टू 2, 3, 4 में होता है। इस संक्रमण से जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती हैं उनको ही हम हॉट बैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से देखिए सेकंड बात में आप क्या बताओगे? हाई टेम्परेचर हो गया। और हाई टेम्परेचर में जो संक्रमण है वो वी इक्वल टू 1 से या तो वी इक्वल टू 1 से वी इक्वल टू 2 में होता है, या कहाँ पे होता है? वी इक्वल टू 3 में होता है, वी इक्वल टू 3 में होता है, या वी इक्वल टू 4 में होता है।
इस प्रकार से जो बैंड का हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उस बैंड को हम कौन से बैंड के नाम से जानते हैं? हॉट बैंड के नाम से उसको यहाँ पे जाना जाता है। तो यहाँ से हाई टेम्परेचर पर अणु की मूल अवस्था V=1 होती है। यहाँ से संक्रमण V=1 से यदि 2 में हो रहा है या 1 से यदि 3 में हो रहा है, 4 में हो रहा है, तो इस दौरान जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम लाइन बनती हैं, उन स्पेक्ट्रम लाइंस को ही हम कौन सा बैंड कहते हैं? हॉट बैंड के नाम से उनको जाना जाता है। अब हॉट जो बैंड होता है उनका प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, उसको भी हम इस प्रकार से एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हॉट बैंड को दर्शाने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्या हो गया, यहाँ से V=0, V=1, V=2 एंड V=3। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हॉट बैंड का फॉर्मेशन होता है, इसमें ट्रांजिशन V=0 से स्टार्ट नहीं होता है। इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो ये V=0 से प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि V=0 तो रूम टेम्परेचर पर यहाँ से ट्रांजिशन संपन्न होता है। लेकिन यदि मैं टेम्परेचर का मान रूम टेम्परेचर ना लेकर कुछ अधिक कर देता हूँ, तो यहाँ से जो ट्रांजिशन है वो V=0 से संपन्न नहीं होते हैं। इनका जो ट्रांजिशन है, संक्रमण है, वो V=1 से प्रारंभ होता है। V= किससे प्रारंभ होता है? 1 से। तो यदि यहाँ से जो ट्रांजिशन है V=4 ले लेता हूँ मैं इधर, V=4। तो यहाँ से देखिए, यदि ट्रांजिशन V=1 से 2 में हो रहा है या 1 से यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो 3 में हो रहा है, या 1 से जो ट्रांजिशन है किस में हो रहा है? 4 में यहाँ पे संपन्न हो रहा है, तो इस दौरान ये जो बैंड का फॉर्मेशन हुआ है, इसको ही हम कौन सा बैंड बोलते हैं? इसको ही हम यहाँ पे हॉट बैंड के नाम से जानते हैं। ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉट बैंड को ये यहाँ पे क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ से देखिए, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? सिलेक्शन रोल फॉर अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर, अनावर्त दोलक के लिए चयन नियम। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है उसके लिए डेल्टा V=+−1 +−2 होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 प्रकार के जो ट्रांजिशन है इसमें संपन्न हो रहे हैं। V=0 से यदि 1 में हो रहा है तो इसको हम मोल बैंड कहेंगे, और मोल बैंड जो होता है इसको हम फंडामेंटल बैंड के नाम से जानते हैं। और इसकी जो आवर्ती का मान होता है यहाँ पे वो अधिक होता है। सेकंड जो संक्रमण यहाँ पे संपन्न हो रहा है वो V=0 टू V=2 में हो रहा है। इसको हमने क्या कह दिया? फर्स्ट आवर टोन इसको हमने कहा। यदि ट्रांजिशन V=0 से V=3 में हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड आवर टोन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में मैंने आपको ये बता दिया 3 चयन नियम है, सिलेक्शन रूल है, डेल्टा V=+- फंडामेंटल बैंड 0 to 1, डेल्टा V=+-2, फर्स्ट आवर टोन 0 to 2, डेल्टा V=+-3, सेकंड आवर टोन 0 to 3। इसके बाद में इसको इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंटेशन किया। और यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए V=0 से यदि ट्रांजिशन V=1 में संपन्न हो रहा है तो इसको हम मोल बैंड बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड बोलते हैं।
यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 2 में संपन्न हो रहा है तो इसको हम फर्स्ट ओवरटोन के नाम से जानते हैं। और यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू थर्ड में हो रहा है तो इसको हम सेकेंड ओवरटोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रूम जो टेम्परेचर होता है उस पर जो अणु होता है वो v इक्वल टू 0 अवस्था में रहता है, लेकिन और जो संक्रमण यहाँ पे संपन्न होते हैं वो v इक्वल टू 0 से ही संपन्न होते हैं। लेकिन यदि हम रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर करते हैं अर्थात हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो यहाँ से जो ट्रांजिशन संपन्न होते हैं वो v इक्वल टू 0 से संपन्न ना होकर v इक्वल टू 1 से संपन्न होते हैं। और v इक्वल टू 1 से कहाँ कहाँ संपन्न होते हैं, 2, 3, 4 में संपन्न होते हैं। और इस दौरान जो ये संक्रमण होता है इसको हम कौन से बैंड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, हॉट बैंड का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हॉट बैंड जो होता है इसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें हॉट बैंड को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में v इक्वल टू 0 से कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न नहीं हो रहा है। v इक्वल टू 0 से यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन संपन्न नहीं हो रहा है। यहाँ से जो ट्रांजिशन संपन्न हो रहे हैं वो सभी जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से संपन्न हो रहे हैं, v इक्वल टू 1 से यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 1 से 2 में संपन्न हो रहा है, 1 से 3 में संपन्न हो रहा है एंड 1 से 4 में यदि ट्रांजिशन संपन्न हो रहा है तो इस दौरान यहाँ पे जिस बैंड का फॉर्मेशन होता है उस बैंड को हम क्या कहते हैं, हॉट बैंड के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ से जब आप इस टॉपिक को रिटर्न करोगे तो किस प्रकार से इसको आपको रिटर्न करना है, यहाँ से आपको हेडिंग डालना है, इसमें अनावर्त दोलक के लिए चयन नियम, सिलेक्शन रूल फॉर अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो यहाँ से देखिए आवर्त दोलक के लिए ये जो संक्रमण है ये संपन्न होते हैं। डेल्टा वी का मान ये बताया मैंने आपको, डेल वी इक्वल टू +-1 +-2 इसी प्रकार से चलता है। वी के मान से एक से अधिक संक्रमण यहाँ पे क्या है, संपन्न हो रहे हैं और निम्न संक्रमण यहाँ पे क्या हो रहे हैं, संपन्न होते हैं। वी इक्वल टू 1 से यदि यहाँ पे वी इक्वल टू 0 से 1 में हो रहा है, कमरे के ताप पर ये संपन्न होता है जिसकी तीव्रता का मान अधिक होता है और जिसको हम कौन से बैंड के नाम से जानते हैं, जिसको हम मूल बैंड या फंडामेंटल जो बैंड है उसके नाम से इसको यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो संक्रमण है यहाँ पे v इक्वल टू 0 से 2 में हो रहा है जिसकी तीव्रता का मान कम हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन के नाम से इसको हम जानते हैं। थर्ड जो नियम है v इक्वल टू 0 से 3 में हो रहा है, इसकी तीव्रता का मान और भी कम हो जाता है, इसको हम कौन सा ओवरटोन कहते हैं, द्वितीय ओवरटोन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से 3 बातें आपको ये ध्यान रखनी है, डेल्टा v इक्वल टू +-1, डेल्टा v इक्वल टू +-2 एंड डेल v इक्वल टू +-3। +-1 हो तो फंडामेंटल बैंड, +-2 हो तो फर्स्ट ओवरटोन, +-3 हो तो सेकंड ओवरटोन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये फंडामेंटल बैंड हो गए और फंडामेंटल जो बैंड है इसको हम किस नाम से जानते हैं, मूल बैंड के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है, इसको हम मूल बैंड कहते हैं। इसकी जो तीव्रता का मान होता है, आवृत्ति का जो मान होता है वो अधिक होता है, फर्स्ट ओवरटोन एंड ये लास्ट में क्या हो गया, सेकंड ओवरटोन। इसके बाद में इसको हम यहाँ से इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, v इक्वल टू
0 से 1 में ट्रांजिशन होता है, इसको फंडामेंटल बैंड कहते हैं। 0 से 2 में हो रहा है तो इसको फर्स्ट आवर टोन, 0 से 3 में हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड आवर टोन कहते हैं। और फंडामेंटल जो बैंड होता है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मूल बैंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम मूल बैंड के नाम से जानते हैं, फर्स्ट आवर टोन एंड ये सेकंड आवर टोन। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था कि कमरा का जो तापमान होता है, रूम जो टेम्परेचर होता है, उस पर जो अधिकांश अणु होते हैं निम्न क्वांटम संख्या V=0 स्तर में रहते हैं। इसलिए अधिकांश जो संक्रमण हैं वो कहाँ से कहाँ तक संपन्न होते हैं, V=0 से प्रारंभ होते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ पे टेम्परेचर का मान अधिक ले लेता हूँ तो इस स्थिति में जो संक्रमण है वो V=0 से 2 में हो सकते हैं, V=0 से 2 में हो सकते हैं, 3 में हो सकते हैं और 4 में हो सकते हैं। तो इस दौरान जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम लाइन बनती हैं, इन स्पेक्ट्रम लाइंस को हम कौन सी लाइन के नाम से जानते हैं, कौन से बैंड के नाम से जानते हैं, हॉट बैंड के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, हॉट बैंड यहाँ पे हम इसको कहते हैं, और ताप बढ़ाने पर इनकी तीव्रता का जो मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनावर्त के प्रभाव के चयन नियमों को समझाइए। या यहाँ से दूसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आ सकता है, हॉट बैंड से आप क्या समझते हो, इसकी व्याख्या कीजिए। थर्ड इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉट बैंड को अनावर्त प्रभाव के चयन नियमों की सहायता से समझाइए। तो इसको ध्यान रखना है आपको, हॉट बैंड क्या होता है। ट्रांजिशन V=0 से प्रारंभ ना होकर V=1 से प्रारंभ होते हैं। 1 से 2 में भी हो सकता है ट्रांजिशन, 1 से 3 में भी ट्रांजिशन हो सकता है, 1 से 4 में भी यहाँ पे ट्रांजिशन संपन्न हो सकता है। इसको हम कौन से बैंड के नाम से जानते हैं, हॉट बैंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ से डायग्राम बना देना है, और ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक इसका डायग्राम है यहाँ पे हॉट बैंड का ये डायग्राम कहलाता है, हॉट बैंड। तो हॉट बैंड में मैंने आपको बताया कि इसमें जो ट्रांजिशन है ये V=0 से प्रारंभ नहीं हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे ये ट्रांजिशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, V=1 से प्रारंभ हो रहा है, और V=1 से स्टार्ट होकर किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है। V=1 से स्टार्ट होकर किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है। तो इसको इस दौरान ये जो बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बैंड को हम क्या कहते हैं, हॉट बैंड के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ से जो ट्रांजिशन है V=1 से 2 में हो गया, 1 से 3 में हो गया, और ये जो ट्रांजिशन है 1 से यहाँ पे 4th में भी हो सकता है। ये जो ट्रांजिशन है ये V=1 से किस में हो सकता है, 4th में भी हो सकता है। तो यहाँ से यदि ट्रांजिशन V=1 से अगर 4th में भी हो रहा है तो इस दौरान भी जिस बैंड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम हॉट बैंड के नाम से ही यहाँ पे जानेंगे। तो यदि ट्रांजिशन V=1 से 2 में हो रहा है, V=1 से 3 में संपन्न हो रहा है, चाहे ट्रांजिशन V=1 से 3 में संपन्न हो, तो इस प्रकार तीनों जो कंडीशन है, इन तीनों कंडीशंस में
जिस बैंड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा उस बैंड को हम कौन से बैंड के नाम से जानते हैं? हॉट बैंड के नाम से इनको जाना जाता है। तो अब यहाँ से आपको इसको रिटर्न किस प्रकार से करना है? जब आप इसको रिटर्न करोगे तो यहाँ से आपको किस प्रकार से इसको रिटर्न करना है? आपको इसमें हेडिंग डालना है अनावर्त दोलक के लिए चैन नियम, अनावर्त दोलक के लिए चैन नियम। इसके बाद में आपको यहाँ से ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये पेज आपको रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको ये वाला जो पेज है ये इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम इसमें मेंशन करना है आपको। नेक्स्ट ये जो पेज है आपको इसमें रिटर्न करना है और लास्ट में आपको यहाँ से हॉट जो बैंड हैं इनका जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है वो आपको इसमें मेंशन कर देना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का वो रहेगा रिजिड रोटर डायोएटमिक मॉलिक्यूल। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा? रिजिड रोटर डायोएटोमिक मॉलिक्यूल। इसको हिंदी में यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणु। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? दृढ़ घूर्णी दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु के दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणुक अणु। रिजिड रोटर डायोएटमिक मॉलिक्यूल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणु। तो देखिए दृढ़ घूर्णी जो होता है द्विपरमाणु जो अणु होता है, अणु में जो घूर्णन स्पेक्ट्रा होता है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे द्विपरमाणु कणु का उदाहरण लेते हैं। कैसे अणु का यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं? द्विपरमाणु कणु का उदाहरण लेते हैं। द्विपरमाणु कणु का मतलब यहाँ पे है दो परमाणु यहाँ पे भाग लेंगे और यहाँ पे जो ये द्विपरमाणु कणु यहाँ पे हम लेंगे वो एक दृढ़ घूर्णे की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? दृढ़ घूर्णे। तो यहाँ पे हमने द्विपरमाणु के अणु लिया और द्विपरमाणु जो अणु है वो किसकी भांति यहाँ पे व्यवहार करेगा? द्विपरमाणु जो अणु है वो किसकी भांति यहाँ पे व्यवहार करेगा? दृढ़ घूर्णी। दृढ़ जो घूर्णी होता है, रिजिड रोटर जो होता है उसकी भांति यहाँ पे क्या करता है? व्यवहार करता है। अब यहाँ पे रिजिड रोटर जो होता है, दृढ़ जो घूर्णी होता है, इसको हम निम्न डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे इसको हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पे दृढ़ जो घूर्णी होता है इसमें एक परमाणु हमने ए लिया, दूसरा जो परमाणु है वो हमने क्या लिया? बी परमाणु लिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने अटैच कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे ये होता है। अब इसमें क्या होता है? एक गुरुत्वीय अक्ष पाया जाता है। दोनों जो परमाणु ए और बी हमने लिया है
ए और बी जो दोनों परमाणु हमने लिए हैं, इन दोनों परमाणुओं के लगभग मध्य में एक यहाँ पे अक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे अक्ष पाया जाता है। ये अक्ष हो गया और इस अक्ष को मैं जी से दर्शा रहा हूँ। किससे दर्शा रहा हूँ? जी से दर्शा रहा हूँ। और जी जो है इसको हम गुरुत्वीय अक्ष के नाम से जानते हैं। कौन से अक्ष के नाम से जानते हैं? इसको हम गुरुत्वीय अक्ष के नाम। अब जो गुरुत्वीय अक्ष है, इससे ए बिंदु, गुरुत्वीय अक्ष जो जी है, इसका जो केंद्र बिंदु है, इससे परमाणु जो ए है, इसके मध्य की जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल r1 मान लेता हूँ। और जो गुरुत्वीय केंद्र है उससे बी जो परमाणु है उसके मध्य की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? r2 यहाँ पे मान लेता हूँ। और ए और बी जो दोनों परमाणु हैं, इन दोनों परमाणुओं के मध्य की जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या मान लेता हूँ? r यहाँ पे मान लेता हूँ। और ये जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? यहाँ पे ये जो डायग्राम होगा, ये किसका डायग्राम होगा? द्वितीय परमाणु के अणु अक्ष पर घूर्णन करता हुआ यहाँ पे द्वितीय परमाणु जो अणु है और द्वितीय परमाणु अणु ए और बी जो हमने लिया है और गुरुत्वीय जो अक्ष है जी, उस पर क्या कर रहा है? घूर्णन यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए, दृढ़ घूर्णी द्वितीय परमाणु जो अणु है, रिजिड रोटर डायोटमिक जो मॉलिक्यूल है, इसका जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक द्वितीय परमाणु अणु लेते हैं। कौन सा अणु लेते हैं? द्वितीय परमाणु अणु लेते हैं। और द्वितीय परमाणु जो अणु होता है, ये किसकी भांति यहाँ पे व्यवहार करता है? दृढ़ घूर्णी की भांति यहाँ पे व्यवहार करता है। इसके पश्चात दृढ़ घूर्णी द्वितीय परमाणु जो अणु है, इसको समझने के लिए, इसका जो मैथमेटिकल प्रारूप है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो परमाणु लेते हैं। एक परमाणु यहाँ पे ए है एंड दूसरा परमाणु बी है। एक परमाणु हमने ए लिया, दूसरा परमाणु बी हो गया। तो यहाँ से द्वितीय परमाणु हो गया। और ये जो दो परमाणु हैं, ए और बी, ये एक दृढ़ घूर्णी की तरह व्यवहार करते हैं। दृढ़ घूर्णी की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें एक अक्ष पाया जाता है जिस पर ये क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं, घूर्णन यहाँ से करते हैं। ए परमाणु और बी जो परमाणु है, इन दोनों के मध्य में, यहाँ पे मध्य दूरी पर, यहाँ पर घूर्णन करने के लिए एक अक्ष पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये अक्ष पाया जाता है। इस अक्ष पर ये जो दोनों परमाणु है, ये क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। और इस अक्ष को यहाँ पे हम गुरुत्वीय अक्ष के नाम से जानते हैं। कौन से अक्ष के नाम से जानते हैं? इसको हम गुरुत्वीय अक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें आपको क्या बताना है? अब यहाँ से इनके जो द्रव्यमान की मैं बात करूँ, यहाँ से इनका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m1 ले लेता हूँ मैं, और इसका द्रव्यमान क्या ले लेता हूँ? स्मॉल m2 ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि माना कोई दृढ़ अणु AB है, माना कोई दृढ़ अणु क्या है? AB ले लेते हैं हम। तो इसको समझाने के लिए, दृढ़ घूर्णी द्वितीय परमाणु जो अणु है, इसको समझाने के लिए हम यहाँ से क्या बताएंगे? माना कोई दृढ़ अणु AB है जिसमें एक परमाणु A है और दूसरा परमाणु B है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल m1 एंड स्मॉल m2 है। अर्थात A जो परमाणु है
उसका द्रव्यमान स्मॉल m1 है एंड बी जो परमाणु है उसका द्रव्यमान स्मॉल m2 है। अब एक दृढ़ छड़ से जुड़े हुए हैं। अभी जो दोनों परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान स्मॉल m1 और m2 हैं, इनको एक दृढ़ छड़ की सहायता से आपस में जोड़ दिया जाता है। और दृढ़ छड़ की जो लंबाई है, ये दृढ़ छड़ की जो ये लंबाई है, ये क्या ले लिया हमने, स्मॉल r ले लिया। दृढ़ छड़ की जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल r है। और ये जो अणु हमने लिया है वो गुरुत्वीय केंद्र, ये गुरुत्वीय केंद्र है। गुरुत्वीय केंद्र को हमने जी से मान लिया। गुरुत्वीय केंद्र जी के अक्ष पर ये क्या करता है, घूर्णन यहाँ पे करता है। और गुरुत्वीय जो केंद्र है, इससे दोनों परमाणुओं की मध्य की जो डिस्टेंस है, गुरुत्वीय केंद्र से ए जो परमाणु है उसके मध्य की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r1 है। एंड बी जो परमाणु है उसका गुरुत्वीय केंद्र से के मध्य की जो डिस्टेंस है उसका मान कितना है, यहाँ पे स्मॉल r2 है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगी, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए किसी अणु का जड़त्व आघूर्ण यहाँ पे हम निकालते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए किसी अणु का हम क्या निकालते हैं, जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। और जड़त्व आघूर्ण जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे जो ए और बी जो परमाणु थे ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहे थे और घूर्णन करते हुए अणु का यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मान, जड़त्व आघूर्ण का मान हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है यहाँ पे वो हमें क्या प्राप्त होता है, जड़त्व जो आघूर्ण होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको हम आई से दर्शाते हैं। और आई का जो मान होता है वो इक्वल होता है यहाँ से समेसन आई एम आई आर आई और इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आई इक्वल टू समेसन आई एम आई आर आई स्क्वायर। जहाँ देखिए क्या रिटर्न कर सकते हो आप, जहाँ आर आई एम आई, जहाँ आर आई एम वाई द्रव्यमान वाले परमाणु की गुरुत्व केंद्र से दूरी है। जहाँ आर आई क्या है, जहाँ आर आई एम आई द्रव्यमान वाले परमाणु की गुरुत्व केंद्र से दूरी है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जहाँ आर आई एम आई द्रव्यमान वाले परमाणु की गुरुत्वीय केंद्र से क्या है, दूरी है। अब यहाँ पे आगे देखिए, चूँकि जो अणु है वो द्विपरमाणुक है, इसमें दो परमाणु हैं, इसलिए इस स्थिति में जो अणु होगा उसका कुल जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो इस प्रकार से होगा। क्योंकि द्विपरमाणुक अणु है तो एक परमाणु के कारण भी जड़त्व आघूर्ण का मान होगा और दूसरे परमाणु के कारण भी जड़त्व आघूर्ण का क्या होगा, मान होगा। इसलिए यहाँ से कुल जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसको मैं आई से डिनोट करूँगा। और आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो यहाँ से I इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से I इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ क्योंकि एक परमाणु के कारण जड़त्व आघूर्ण भी होगा यहाँ पे
और दूसरा जो परमाणु होगा उसके कारण भी यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण होगा। तो I इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, m1r1² प्लस m2r2 स्क्वायर। यहाँ से इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, I इक्वल टू यहाँ से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं m1r1 क्योंकि ये r1² था तो r1² को मैंने किस प्रकार से रिटर्न कर दिया, r1 प्लस क्या लिखोगे, m2r2² था तो ये क्या हो गया, r2। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन इसको मैं डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, देन इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसको हम रखेंगे। दूसरा जो टॉपिक था आज का, इससे पहले का जो टॉपिक है चैन नियम, वो आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको इसको रिटर्न करना है। इसके बाद में मैंने आज की क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक लिया दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणु। इसमें बताया मैंने आपको द्विपरमाणु जो होता है वो दृढ़ घूर्णी की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको दृढ़ घूर्णी को समझाया। द्विपरमाणु कणु अक्ष पर एक घूर्णन कर रहा है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जड़त्व जो आघूर्ण है द्विपरमाणु कणों के कारण, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, I इक्वल टू समेसन I/mi/ri²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ ri क्या है, mi द्रव्यमान वाले परमाणु की गुरुत्वीय केंद्र से दूरी है। इसके बाद में यहाँ पे हमने रिजिड रोटर है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ से एक द्विपरमाणु कणु लिया था। एक परमाणु के कारण यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मान अलग होगा और दूसरा जो परमाणु है उसके जड़त्व आघूर्ण का मान भी होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से टोटल जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हम I से दर्शा रहे हैं। फर्स्ट परमाणु के कारण यहाँ से जड़त्व आघूर्ण का मान m1r1² हो जाता है एंड सेकंड परमाणु के कारण जड़त्व आघूर्ण का मान यहाँ से m2r2² हो जाता है। तो यहाँ से द्विपरमाणु कणों के कारण जड़त्व आघूर्ण का मान I इक्वल टू m1r1² प्लस m2r2² हो जाता है। इसके बाद इस इक्वेशन को हमने इस रूप में रिटर्न कर दिया था, I इक्वल टू m1r1.r1 प्लस m2r2.r2, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस टॉपिक को आपको यहाँ तक रिटर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है वो हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से जब आप इस टॉपिक को रिटर्न करोगे तो यहाँ से आपको हेडिंग डालना है दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणु, रिजिड रोटेटर डायोएटमिक मॉलिक्यूल। इसमें आपको क्या रिटर्न करना है, अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हम यहाँ पे द्विपरमाणु कणु का उदाहरण लेते हैं। और द्विपरमाणु जो अणु है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, दृढ़ घूर्णी की भांति ये क्या करता है, यहाँ पे व्यवहार करता है। इसके बाद यहाँ से आपको इसमें ये वाला जो डायग्राम है आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पे बना देना है। नेक्स्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, माना कोई दृढ़ अणु AB है जिसमें दो परमाणु A और B हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 है। इनको एक छड़ से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है और जिनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r है। और गुरुत्वीय जो केंद्र है उस पर ये क्या कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। और गुरुत्वीय जो केंद्र है G है, उन दोनों परमाणुओं की दूरी यहाँ पे क्या है, r1 और r2 है यहाँ पे। अब यहाँ से अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए किसी अणु का जो जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट जो इनेर्शिया है, उसको हम निम्न प्रकार से यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ से I का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I का जो मान है वो समेसन I/mi/ri के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जहाँ से ri क्या है, mi द्रव्यमान वाले परमाणु की गुरुत्वीय केंद्र से यहाँ पे क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक द्विपरमाणु दो परमाणु, इसमें इस अणु का कुल जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसको हम निम्न प्रकार से यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। और I इक्वल टू यहाँ पे इसको मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ,
आई इक्वल टू m1r1² प्लस m2r2²। इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा हो गया 2। एंड इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम किस प्रकार से और रिटर्न कर सकते हैं, आई इक्वल टू m1r1.r1 प्लस m2r2.r2। इस प्रकार भी हम इस इक्वेशन को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक को आप रिटर्न कर सकते हो। दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणों, रिजिड रोटर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये वाला फर्स्ट लिस्ट में ये पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आप में इसके नीचे इस डायग्राम के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट इसके बाद में ये वाला जो पेज है ये इसमें आपको रिटर्न करना है। अब इसका आगे जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है, इसका जो गणितीय प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास के लिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 तक हम इसको रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।